दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं और डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर जो है वो इंडियन आर्मी असम राइफल से जुड़ी हुई है। क्या इंडियन आर्मी और असम राइफल ने मिलकर एक बार फिर से म्यांमार के अंदर ड्रोन स्ट्राइक की है? क्योंकि तमाम इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि NSCN-KY को जो है असम राइफल और इंडियन आर्मी ने मिलकर निशाना बनाया है और उनके आतंकी कैंपों को नष्ट कर दिया है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आ रही हैं, कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लेकिन पुख्ता जानकारी आई नो आपके पास होगी। अगर आपके पास इस प्रकार की कोई जानकारी है कि असम राइफल ने कोई ड्रोन स्ट्राइक या इंडियन आर्मी ने ड्रोन स्ट्राइक म्यांमार के अंदर की है NSCN-K के ऊपर, तो प्लीज आप कमेंट्स करके अपनी बात शेयर करिएगा। दोस्तों, भारत म्यांमार सीमा से कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। अभी तक इन खबरों की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 1 फरवरी 2026 को सुबह लगभग 3 बजे म्यांमार की सीमा के भीतर पांगसाउ टाउनशिप के एक गांव के पास एक ड्रोन हमला किया गया। इस ऑपरेशन में NSCN-K युंग के आतंकवादियों को निशाना बनाया गया था। इस पूरे ऑपरेशंस को भारतीय सेना और असम राइफल ने मिलकर अंजाम दिया है। हालांकि अभी तक ना असम राइफल ने इसके बारे में कुछ बोला है, ना ही इंडियन आर्मी ने इसके बारे में कुछ बोला है। सोशल मीडिया पर जरूर इस प्रकार की खबरें जो हैं छाने लगी हैं और हाल ही में हमने देखा था कि पिछले साल भी जो जून जुलाई में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था म्यांमार के अंदर, और उसके बारे में भी इंडियन आर्मी ने और असम राइफल ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन जब गैलेंट्री अवार्ड्स का ऐलान हुआ तो उसमें उस ऑपरेशन में शामिल एक भारतीय सेना के अधिकारी को भी गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया था। तो क्या उसी प्रकार का कोई ऑपरेशंस NSCN-K युंग के आतंकवादियों के खिलाफ इंडियन आर्मी असम राइफल ने किया है? कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ना तो इंडियन आर्मी ने और ना ही असम राइफल ने इसके बारे में कुछ कहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर ये खबरें बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये खबर भी असम राइफल से ही जुड़ी हुई है। असम राइफल ना सिर्फ ड्रग पे लगाम लगाती है, ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद पे लगाम लगा रही है, उनका खात्मा कर रही है, बल्कि अगर स्थानीय लोगों के ऊपर, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ती है तो सबसे पहले असम राइफल वहां पर खड़ी होती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला असम में, जहां पर 13 से 14 घर जो है आग की चपेट में आ गए। और जैसे ही असम राइफल को पता चला, सबसे पहले तो आग बुझाने में मदद की और उसके बाद ठंड का मौसम है, राशन भी उन परिवारों को दिया और कंबल भी वितरित किए। दोस्तों, असम राइफल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। असम के दीमा हसाओ जिले के मेवांग में 3 फरवरी 2026 को सुभाष नगर में लगी भीषण आग में कम से कम 13 घर जलकर खाक हो गए थे, जिसके बाद असम राइफल के जवानों ने तुरंत एक्शन लेते हुए स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने और राहत पहुंचाने में मदद की। भीषण आग के कारण क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई थी, जिसे असम राइफल ने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर नियंत्रित किया। ऐसे समय में असम राइफल हमेशा की तरह एक मित्र बल के रूप में स्थानीय निवासियों के लिए आगे आई। घटना में 13 से अधिक घर जलकर नष्ट हो गए, जिससे पीड़ित परिवारों को भारी नुकसान हुआ। दीमा हसाओ जिले के मेवांग कस्बे में आग लगने से जो लोग बेघर हो गए थे उनके लिए राहत सामग्री जो है असम राइफल ने दी है। लगभग 9 परिवार जो थे वो बेघर हो गए थे। सहायता प्राप्त करते हुए असम राइफल ने हेल्प सोसाइटी NGO के साथ मिलकर प्रभावित परिवारों को पीड़ा कम करने के लिए राशन और कंबल सहित आपातकालीन राहत सामग्री जो है वितरित की है। देखिए, घर जल चुका था, सर्दियां पड़ रही हैं
और खाने का राशन खत्म हो चुका था। इसी बीच असम राइफल सामने आई और पीड़ित परिवारों को राशन भी दिया और साथ में कंबल भी दिए ताकि ठंड से वो अपना बचाव कर सकें। यही असम राइफल की जो खासियत है वो इसे दूसरी फोर्सेस से अलग बनाती है, क्योंकि जब भी नॉर्थ ईस्ट में या जम्मू कश्मीर में जहां भी असम राइफल तैनात है, कोई लोग जो इस देश के नागरिक हैं अगर वो किसी परेशानी में फंसते हैं तो असम राइफल उस परेशानी से निकालने के लिए सबसे पहले सामने खड़ी होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस प्रकार से रांची में भारतीय सेना का एक हवलदार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया था। अब एक और खबर जो है वो मध्य प्रदेश के कटनी से सामने आई, लेकिन यहां पर चीजें उल्टी हो गई। भारतीय सेना का एक जवान रजिस्ट्री करवाने के लिए, जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए सरकारी कार्यालय में गया और वहां पर उससे पैसा मांगा गया। उसने बाहर आकर प्रशासन को चिट्ठी लिखकर बता दिया कि आपके ये अधिकारी मुझसे पैसा मांग रहे हैं, अवैध वसूली की मांग कर रहे हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में इन दिनों रिश्वतखोर अधिकारियों और कर्मचारियों की भरमार है। आए दिन किसी न किसी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी काम के बदले रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं। इसके बावजूद भी रिश्वतखोरी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही मामला कटनी से सामने आया। यहां पर भारतीय सेना के एक जवान रजिस्ट्री के दौरान रिश्वत की उनसे मांग की गई। यहां पर भारतीय सेना के एक जवान से रजिस्ट्री के दौरान रिश्वत की मांग की गई। भारतीय सेना के एक जवान ने रजिस्ट्री के दौरान कार्यालय कर्मचारियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए जिला रजिस्ट्रार को लिखित में शिकायत सौंपी है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार फौजी अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री कराने रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे थे। आरोप है कि रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान निर्धारित शुल्क के अलावा उनसे अतिरिक्त राशि की मांग की गई। जवान का कहना है कि पहले चरण में 2500 और बाद में काम आगे बढ़ाने के नाम पर 2000 की अवैध वसूली की गई। परसों के दिन मैंने अपने वाइफ के नाम से एक पुरैनी में प्लाट रजिस्ट्री कराया, जिसमें कि भारत सरकार की गाइडलाइन 1,17,000 रुपये लगती है, जो कि मैंने दिया। रजिस्ट्री करने वाला बोलता है कि हमारा 2,000 रुपये लिखा पढ़ी का, वो भी दे दिया। इसके बाद उन्होंने बोला कि अंदर देना पड़ता है, तो उसने टोटल 1,24,500 मतलब 2,500 रुपये मेरे से एक्स्ट्रा लिया। और हर जगह जहाँ भी जाओ वहाँ पे ऐसी धांधली चल रही है। अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस में पूछा तो बोला हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं है, जो आपका गाइडलाइन है भारत सरकार की वही लगती है। लेकिन यहाँ पे कोई गाइडलाइन का मतलब बोर्ड नहीं लगा, न कोई ऐसी कोई वो है अपना SOP है जिससे आदमी परेशान न हो। आप किस चीज़ में जॉब करते हैं? मैं आर्मी में कर रहा हूँ और इस समय सूबेदार पोस्ट भी हूँ और मेरा जोधपुर में पोस्टिंग है। मैं एक प्लाट लिया अपने वाइफ के नाम से, तो 4-5 जगह मैंने पूछा, सभी लोग कोई 6,000 मांग रहा है, कोई 5,000, कोई कहाँ का मामला है? कौन से रजिस्ट्री कौन से जिले का मामला है? ये कटनी जिला का है। कटनी जिले का मामला। आपसे किसने पैसा मांगा है? मेरे से जो शराब की रजिस्ट्री करता है वो लिखा पढ़ी वाला, उसने मांगा कि इतना लगता है। अंदर ही जॉब करते हैं वो नहीं, जॉब नहीं करता, वो जो लिखा पढ़ी वाला है। दलाल है क्या वो? है दलाल नहीं, वो जो लिखा पढ़ी करता है। अच्छा, जो लिखा पढ़ी करता है, जो रजिस्ट्री लिखा पढ़ी किया है। अच्छा, अंदर क्या रजिस्ट्री ऑफिस में किसी ने मांगा पैसा? उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ, जो आपका भारत सरकार गाइडलाइन है वही लगती है। अच्छा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मतलब यहाँ जहाँ भी जाओ पैसे की मांग करते हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया दोस्तों। यहाँ पर भारतीय सेना के जवान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। जवान किसी मामले की सुनवाई के लिए आया हुआ था और वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। उसी वक्त 3 से 4 बदमाश आते हैं, उनकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगाते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग जो है फौजी की गाड़ी पर कर देते हैं, जिससे फौजी को पैर में और सीने में गोलियां लगती हैं, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उस प्रदेश में इस प्रकार की कानून व्यवस्था। दोस्तों उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां भारतीय सेना के जवान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुरुवार को सेना का जवान एक मुकदमे के सिलसिले में कार से पेशी पर आया था। लौटते समय घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर एक
कार में 4 लोग सवार थे। उन्होंने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया और उनकी गाड़ी को आगे जाकर रोक दिया। जैसे गाड़ी रुकी फौजी की, हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। फौजी ने गाड़ी को पीछे भगाना चाहा, लेकिन एक गोली टायर में लगी, जिसके कारण टायर फट गया, गाड़ी रुक गई और कार का शीशा भी टूट गया गोली लगने से। जान बचाने के लिए सैनिक ने अपनी कार छोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन हमलावरों ने उसका पीछा किया और 4 लोग लगातार फायरिंग करते रहे। भागते समय पहले उसके पैर में गोली मारी गई, जिससे वह गिर पड़ा। उसके बाद 3 और गोलियां मारी गईं, जिसमें एक गोली सीने में और दूसरी सिर में लगी। गोली लगने के बाद वह चिल्लाने लगा। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। सेना के जवान की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन दिन दहाड़े इस प्रकार की वारदात हो जाना सवाल खड़े करता है उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर, पुलिस पर। सादाबाद के गांव समदपुर निवासी रिटायर्ड सैनिक देवेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके बेटे अखिलेश आगरा कैंट में सेना की इंजीनियर विंग में तैनात थे। यानी कि पिता रिटायर्ड फौजी हैं, बेटा फौजी है, और उसके बाद भी दबंगों ने बेटे की हत्या कर दी। अब उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस जल्द से जल्द जो है वो आरोपियों को पकड़ेगी और न्याय हमारे शहीद फौजी भाई को दिलाया जाएगा। दोस्तों, एक बेहद चौंकाने वाले मामले में सीबीआई ने रांची से भारतीय सेना के एक हवलदार को गिरफ्तार किया है। उनके 2 साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। पूरा मामला जो है सेना की जमीन पर निर्माण से जुड़ा हुआ है। पूरा मामला क्या है? सीबीआई के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार एजेंसी ने डिफेंस लैंड एनओसी R&O FLT यूनिट में तैनात एक आर्मी हवलदार और उसके एक निजी सहयोगी को शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह मामला कथित तौर पर सेना की जमीन पर निर्माण कार्य को फिर से शुरू करने की अनुमति से जुड़ा हुआ है, जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को सामने लाता है। पूरा डिटेल से जानकारी आपको दे दूं। मामले की जांच 30 जनवरी 2026 को दर्ज एक शिकायत से हुई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी हवलदार ने उनसे डिफेंस लैंड पर चल रहे निर्माण कार्य को पूरा करने या फिर से शुरू करने की अनुमति के बदले कुल 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। जांच एजेंसी के अनुसार, सीबीआई के अनुसार, हवलदार ने पहले 13 जनवरी 2026 को शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए एंट लिए। इसके बाद उसने किश्तों में बाकी पैसों की डिमांड की थी। आखिरकार 30 जनवरी को 50,000 रुपए की अगली किस्त लेने को तैयार हो गया। सीबीआई ने शिकायत के आधार पर तत्काल जाल बिछाया। ट्रैप के तहत आरोपी हवलदार और उसके निजी सहयोगी को शिकायतकर्ता से निर्धारित राशि मांगते और लेते ही दबोच लिया गया और दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। अब बताइए आप, अभी तक हम देख रहे थे कि भारतीय सेना के कोई कर्नल, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं, उन्हें सीबीआई हिरासत में ले रही थी, अरेस्ट कर रही थी। भ्रष्टाचार के मामलों में कई ऐसे थे जिनके पास इतना पैसा मिला कि मशीनें कम पड़ गई। पुलिस में हम देखते थे कि पुलिस के जो कांस्टेबल हैं उनके पास इतना पैसा मिल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां बना ली हैं। लेकिन सेना के अंदर अब एनसीओ लेवल तक जो है भ्रष्टाचार फैल चुका है। तो शायद सेना को जागना होगा और बहुत गहनता से जांच कर और भी अगर ऐसे लोग हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। और साथ ही में बड़ी मछली कौन है? क्या सिर्फ हवलदार ही 5 लाख रुपया मांग रहा था या हवलदार ने 5 लाख रुपया किसी तक पहुंचाना था? शायद उस एंगल से भी चीजों की जांच जरूर की जाएगी और बड़ी मछली तक भी पहुंचा जाएगा। सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, थैंक यू इसके लिए। सर बजट आ चुका है और बहुत दावे किए जा रहे हैं कि 15% बजट में इजाफा हुआ है।
तो आज चर्चा की शुरुआत में बजट के साथ ही करूंगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। किस प्रकार से आप ये जो बजट आया है, जो डिफेंस को मिला है, कई एक्सपर्ट बड़े खुश भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कई निराश हैं। उनका कहना है कि ये तो वही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। पहले 1.9 था, आज भी 2 के नीचे ही है, कोई ज्यादा बढ़ोतरी हुई नहीं है। जितना 15% आपने बढ़ाया, उतनी तो महंगाई बढ़ चुकी है। तो कैसे आप बजट को देख रहे हैं जो डिफेंस को मिला है? सब धन्यवाद राजेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट आपने एक डिस्कशन स्टार्ट किया है डिफेंस बजट पे। मेरे 2 आर्टिकल इस पे, जो 2 आर्टिकल मैं लिख चुका हूँ इस पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो देखिए, हर एक चीज को 2 चीजों के साथ हमको तोलना पड़ेगा अगर हमको इस बजट को एक रियलिस्टिक एनालिसिस करना। और हम ये कोशिश करेंगे इसको अभी आपके चैनल पे ना, इसको एनालाइज करने के लिए। पहली चीज है थ्रेट परसेप्शन। जी। तो क्या आपका थ्रेट बढ़ता जा रहा है, या आपका थ्रेट कम हो रहा है, या आपका थ्रेट वही है जो आपका लास्ट बजट में थ्रेट था? पहली चीज के आपके व्यूअर्स को ये जानकारी होनी चाहिए कि अब पिछले 1 साल में क्या बदला है। जी। अब बांग्लादेश का एक आपको एक मुद्दा आप जानते आ चुका है, नेपाल के बॉर्डर पर भी प्रॉब्लम्स हैं, और चाइना का भी जो बॉर्डर इशू है वो रिजॉल्व नहीं हो। तो ये सारी चीजें जो लास्ट 1 साल में अगर हम इसको दें, और पाकिस्तान का बॉर्डर और भी खतरनाक हो गया है, बिकॉज ये जो सिंदूर है वो लास्ट 1 ईयर में ही आपका जो है मई में आपका हुआ है सिंदूर, तो उसको भी ज्यादा देर नहीं हुआ है, कुछ महीने हुए। तो थ्रेट परसेप्शन अगर मैं उसको मान के चलूं तो बढ़ा है। आप थ्रेट परसेप्शन को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, आप उसको बता नहीं सकते हैं कि 10% बढ़ गया, 15% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, बिकॉज वो कोई ऐसी फिगरेटिव एनालिसिस नहीं होता थ्रेट का। अब वो आपको समझना पड़ता है कि आपके ऊपर किस तरीके के हमले आ सकते, और क्या ये बजट उस हमलों के लिए हमको तैयार कर। दूसरा, कैपेबिलिटी डेवलप। जो आपने डॉक्ट्रिन अपना बनाया है, और आप बोलते रहते हैं पीओके ले लेंगे, फलाना ले लेंगे, और आपका सर क्रीक का एरिया भी देखिए, उसको भी मैं यहां हाईलाइट करना चाहता हूं। सर क्रीक का एरिया जो है वो पिछले 1 साल में पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस को रिडिप्लॉय किया है वहां पे। पाकिस्तान रेंजर्स को हटा के एक रेगुलर आर्मी आ गई है। अब पाकिस्तान की ऑलमोस्ट ब्रिगेड माइनस स्ट्रेंथ सर क्रीक में पहुंच चुकी है। ओके। और वो एरिया इन्फिल्ट्रेशन के लिए बहुत ही इजी है, मैं मानता हूं। और इसीलिए वहां पर भी आपको अपनी फोर्सेस आपको मॉडर्नाइजेशन, आपको अपने सर्वेलेंस रडार्स और इस टाइप की, आपका कोस्ट गार्ड और आपकी इंडियन नेवी को आपको तैनात अपना रखना पड़ेगा, और आपके एयर बेसिस को हमेशा अलर्ट पे रखना पड़ेगा वहां। तो ये कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में आता हूं कि आज क्या आपके पास कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान के अंदर जाके आप पाकिस्तान के शहरों तक पहुंच जाए और एक साइजेबल एरिया पाकिस्तान का कैप्चर कर लें। दूसरा, जो पाकिस्तान को आपने वापस किया था 65 में, आपने 71 में हाजीपीर का एक आपको एग्जांपल देता हूं, इतनी लड़ाई हुई, इतने लोग हमारे शहीद हुए, उसके बाद हमने हाजीपीर वापस कर दिया पाकिस्तान को। तो क्या हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम ये इसको वापस ले सकें? और दूसरा, लद्दाख बॉर्डर पर जिस तरीके से पीएलए ने कुछ एरियाज ऑक्यूपाई किए हैं, बताया जाता है 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो पहले हम जहां पे जा सकते थे, अब वहां पे एक रिस्ट्रिक्टेड हो गया। ऑफ कोर्स कुछ पॉइंट्स, पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे अभी हमको एक एग्रीमेंट के बाद अभी हम जा सकते हैं, बट 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जो हम पिछले 1 साल में जा नहीं पा रहे। तो अभी 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में क्या कितने पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं
जिसमें हम जा पा रहे हैं, इसका भी खुलासा गवर्नमेंट ने कहीं नहीं किया है। तो एक ब्रॉड बेस्ड स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, स्पेसिफिक लोगों को जानने की जरूरत है, वो गवर्नमेंट अपना सामने लेके नहीं आई फॉर वट एवर रीजन गवर्नमेंट के पास, और इसीलिए जी कंट्रोवर्सी होती है, राहुल गांधी बार बार मुद्दा रेस करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। आप इसको बजट को कैपेबिलिटी से अगर हम उसको आंकें तो शायद ये बजट रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता। और अगर आप इसमें इन्फ्लेशन देख लीजिए, रुपये का डिवैल्यूएशन देख लीजिए, तो तकरीबन अगर 7% रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ एक साल में, जो फिगर्स बता रही हैं मुझे, और जी अगर आपका इन्फ्लेशन 2 से 3% है, जो गवर्नमेंट की फिगर्स हैं, तो 10% आप इसमें से निकाल सकते हैं, तो आपका 5% इंक्रीज हुआ खाली। तो आने वाले वक्त में 5% क्या सफिशिएंट है? और जब चाइना का बजट कंपेयर करें तो चाइना ने अपने इसको बजट को 18 से 25% की बढ़ोतरी है। पाकिस्तान का बजट में 18% से ऊपर की बढ़ोतरी है। तो दोनों को हमको साथ लेना पड़ेगा, बिकॉज आज की लड़ाई या कल की लड़ाई पाकिस्तान के साथ अकेली नहीं है, चाइना की पूरी उसको मदद मिल रही। ओके चाइना बूट ऑन ग्राउंड में नहीं है, बट एटलीस्ट वहां पे मदद जो मिली, तो उसके हिसाब से मैं देखता हूँ, कैपिटल एक्विजिशन की बात करता हूँ, बिकॉज अब जो मैं इसको सम अप करूंगा इसको बजट का डिस्कशन, और उसमें मैं कैपिटल एक्विजिशन को लेके आता हूँ और कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैं लेके आता हूँ, बिकॉज दैट इज द यार्डस्टिक के आप अपनी फौज को कहां पे मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको पिछले साल 1.8 लाख करोड़ आपको मिला था, और जी इस साल आपको मिला है 2.16 लाख करोड़। तो देर इज अ इंक्रीज ऑफ अराउंड, जो अगर आप एक पूरे बजट को देखें, लास्ट ईयर आपका कैपिटल था 26% ऑफ द बजट, और इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 28% ऑफ द बजट। सो आई फील इन माय ओन एनालिसिस और एज अ फॉर्मर सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी एंड माय एक्सपीरियंस, जो 4 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है फौज में, इसको मुझे ये बताता है कि दिस इज नॉट सम। ओके और और मैं इसको व्यूअर्स की इंटरप्रिटेशन पे छोड़ता हूं कि व्यूअर्स को क्या लगता है ये सफिशिएंट है, बिकॉज इसको कोई लोग बोलेंगे नहीं सर, आप ये है, आप कांग्रेस की तरह बात कर रहे हैं, बिकॉज हमारे देश में अगर कोई भी डिबेट को आप ले जाओ ना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज अगर इसको करने लग जाओ, तो वो आपको सीधा बोलते हैं कि भाई ये तो कांग्रेस के साथ मिला हुआ है। तो नहीं एंटी इसको नेशनल भी दैट इज बोल नॉट देते द, हैं कई पाकिस्तानी एंटी नेशनल भी बोल देते हाँ हैं हाँ, तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग वे, बिकॉज वी आर क्रिटिकली एनालाइजिंग द बजट। तो जी सर इसको बजट में आपको वो कैपिटल एक्विजिशन देखने को नहीं मिलेगा जिस तरीके से आप उसको चाहते हैं, एक्सेलरेशन। एक ओके आप एक आप एक्सेलरेशन देखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, जब तक आप अपने एयर डिफेंस को मजबूत नहीं करेंगे, अपने बॉर्डर्स को मजबूत नहीं करेंगे, अपनी फौज को मजबूत नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू गेट पीस। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहावत है, इफ यू इन्वेस्ट इन वॉर यू विल बाय पीस। तो ओके सिंपल सी चीज है। ठीक है सर लोग बोलते हैं फौज के ऊपर क्यों खर्च कर रहे हो, लड़ाई लगने वाली नहीं है। वो बहुत ही एक रिग्रेसिव सोच, प्रोग्रेसिव सोच आपको ये बताती है कि अगर आप अपने डिफेंस को उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको शांति नहीं मिल सकती बॉर्डर्स पे, और दुश्मन उसका फायदा उठाएंगे, बोलेंगे यार ये तो अपने फौज के ऊपर अपने इन्वेस्ट नहीं करता है, अपना कुछ खर्च नहीं करता, बिकॉज सी ऑलमोस्ट 72% of your budget is spent on revenue expenditure, pay and allowances, pensions and civil आपका MOD पर। तो ओके ठीक है सर एक्चुअली आपको जो आपको पैसा एक्चुअली मिल रहा है खर्च करने के लिए, वो आपके लिए काफी नहीं। काफी नहीं है। चलिए मैं एक पॉइंट और लेना चाहूंगा क्योंकि बजट पे मेरी और आपकी चर्चा हो रही है, तो बजट में एक चीज और बड़ी अहम थी जिस पर इस वक्त बहुत
क्या कह सकते हैं कि एक्स सर्विसमैन नाराज हैं, बातचीत हो रही है, वो है डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स को लेकर। एक छोटी सी बड़ी बारीक सी लाइन सरकार ने कह दिया कि भाई डिसेबिलिटी पेंशन पर अब आपको टैक्स देना होगा। उन जवानों को जहां तक मैं समझ पाया, मैं चाहूंगा कि आप पिक्चर क्लियर करिएगा कि कई जवान हैं जो डिसेबल्ड हुए और डिसेबल्ड, और साथ ही में उनको कह दिया कि भाई आप जाइए, अपने घर जाइए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी कलर सर्विस करते हैं, 20 साल 24 साल अपनी सर्विस करते हैं, उसके बाद आते हैं। उन जवानों के लिए जो कलर सर्विस करके आए, उनको कहा जा रहा है कि भाई आपकी पेंशन पर, डिसेबिलिटी पेंशन पर आपको टैक्स देना होगा। शायद मैं क्लियर हूं, अगर नहीं तो आप सब पिक्चर को क्लियर करिएगा और कैसे इस फैसले को आप देखते हैं। पहले आप अग्निवीर लाए, मोरल तोड़ दिया, अब आप डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स मांग रहे हैं, वो भी उस जवान से जो इस देश के खातिर अपाहिज हुआ है, अपंग हुआ है। सब देखिए, पहले तो इस चीज के ऊपर बहुत गुस्सा है इसको वेटरन्स का, और खासतौर पे मैंने काफी इस पे आर्टिकल्स पढ़े हैं, इसमें वेटरन्स ने, अपने सीनियर वेटरन्स ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। दूसरा, आप एक एक अनाउंसमेंट करते हैं कि फौज ने इसको जो पहल इसकी फौज से हुई थी, और इसको फौज के इसको रिक्वेस्ट पे गवर्नमेंट ने किया, तो आपने सीधा बंदूक फौज के ऊपर डाल दी, विच इज इनकरेक्ट। एक रॉन्ग पर्सपेक्टिव। माफी के साथ एक चीज मैं कहना चाहता हूं आपसे, ये कुछ वैसा ही हो गया जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में से पूछा गया था, सर अग्निवीर के बारे में आप कुछ कहिए, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये तो आर्मी का फैसला है। तो कुछ वैसे Yes. ही चीजों को आर्मी की तरफ डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। बिकॉज देखिए, क्रिटिसिज्म आएगा, ऑपोजिशन आपका खड़ा होगा, तो बेस्ट है कि उसको बोलो कि फौज को ने उसको मांगा है। तो फौज को क्रिटिसाइज करना एक ऑपोजिशन लीडर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसकी ट्रोलिंग भी हो जाती है। उसने, राहुल गांधी ने एक दो स्टेटमेंट्स आर्मी के अगेंस्ट भी दिए हैं, जिसकी वजह से राहुल के ऊपर काफी उसको एडवर्स पब्लिसिटी मिली है, और इसीलिए वो आज बहुत केयरफुली अपनी स्टेटमेंट्स निकालता है। और वो खास तौर पे उसकी ओपनिंग स्टेटमेंट ये होती है कि इसको फौज हमारे, हमको गर्व है हमारी फौज के ऊपर, जिस तरीके से फौज काम कर रही है, और हमको फौज के अगेंस्ट कोई बात नहीं करनी है। तो वो एक क्लैरिफिकेशन देते रहते हैं इसके बारे में ऐसे। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, बिकॉज देखिए, इनवैलिड जो होता है, आपका इनवैलिडेटेड जो होता है, मींस उसको फौज को छोड़ना पड़ता है, उसको ऐसी डिसेबिलिटी होती है कि उसको फौज रख नहीं सकती, उसको तो आपने एग्जेम्प्ट कर दिया। दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं, जो फौज में डिसेबिलिटी के साथ अपनी सर्विस कर रहे हैं, और डिसेबिलिटी आपको क्यों दी जाती है, यह समझने की जरूरत है। बिकॉज अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे, देन आप इस मुद्दे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। डिसेबिलिटी इसलिए दी जाती है कि आप जहां पे सर्व करते हैं फौज में, हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज, सियाचिन, वहां अवलांच होता है, बहुत सारी आपको चोटें लगती हैं, आपकी वैली में आपको चोट लगती है, आप दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं, आप टेररिस्ट का मुकाबला कर रहे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं, दिन रात भूखे पेट, आपके लिए कोई फेस्टिवल नहीं है, आपके लिए कोई त्योहार नहीं है, छुट्टी नहीं मिलती टाइम पर, बिकॉज नेशनल ड्यूटी आप कर रहे हैं। तो आपकी जो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस लेवल भी बढ़ सकते हैं। घर में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप उसको टाइम पर अटेंड नहीं करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। और जिस फौज की एनवायरनमेंट में आप जो काम करते हैं, वहां पे भी स्ट्रेस लेवल है, बिकॉज आपको इसको पता नहीं अगली गोली पे आपका नाम लिखा है कि नहीं लिखा। तो इस टाइप की जो आपकी एनवायरमेंटल सिचुएशन है, वो शायद गवर्नमेंट समझ नहीं पाई। और जब आपको एक डिसेबिलिटी मिलती है, मैं कोई जानबूझ के तो डिसेबिलिटी लेता नहीं ना, इसको मेरे ऊपर आगे कोई प्रॉब्लम आ गई, मुझे हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रेस हो गया, कुछ हो गया, और डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया, और इसका एक प्रॉपर बोर्ड बैठता है, उसमें एक डॉक्टर का डिसीजन नहीं होता, 3-4 डॉक्टर का बोर्ड बैठता है, उसको इसको हाईएस्ट लेवल तक इसको मेडिकल का
जो होता है लेफ्टिनेंट जनरल होता है, जो हेड होता है DGMS, DGFMS वगैरह, तो उसको अप्रूव करता है। तो जब उसने एक आपको सर्टिफिकेशन दे दिया कि ये डिसेबिलिटी इज एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, तो आई थिंक गवर्नमेंट को कोई हक नहीं बनता है। और अगर फौज ने भी बोला है तो गवर्नमेंट को उसको रिजेक्ट करना चाहिए। अगर ये फौज से आया, बिकॉज मैं जानता हूं जनरल रावत के टाइम पे ये प्रपोजल आया था, मैंने इसको पढ़ा था, जनरल यू गॉड ब्लेस हिज सोल, बट वो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन जनरल रावत ले लिया था उस टाइम, और गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर देना इसको चाहिए था। जब गवर्नमेंट ने फौज का अग्निवीर का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज जिस तरीके से फौज अग्निवीर को इसको इंप्लीमेंट करना चाह रही थी, वो प्रपोजल गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और गवर्नमेंट ने अपना प्रपोजल फौज पे थोपा। तो सिमिलरली डिसेबिलिटी में भी अगर मैं ये चीज मान लूं, अगर एक मैं इसको स्टेटमेंट जो है निर्मला सीतारमण की मैं मान लूं कि फौज का प्रपोजल था ये उसको करना, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। नहीं, हमारे जवान जो हैं वो जो है ऐसे एरियाज में हैं और ऐसी जगहों में हैं, हम उनको जो है आप जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और आपके MLA 2-2, 3-3, 4-4 उसको पेंशन ले रहे हैं, उसको वो पेंशन आप क्यों दे रहे हैं उनको? और जो उनका एक्सपेंडिचर है, जो उनकी कैंटीन है, उन जो फैसिलिटीज उनको मिलती हैं पार्लियामेंट में, सबको सब्सिडाइज्ड, आप उनको सब्सिडाइज क्यों दे रहे हैं? तो ये लार्जर मुद्दे हैं जहां पे आपको लगता है कि क्योंकि अगर फौज के साथ आप कुछ करोगे तो फौज का तो मुंह नहीं खुलेगा, और इस कोई भी अभी हम नहीं देख रहे इसको फौज से कहीं पर भी कोई स्टेटमेंट आई हो। एक पॉइंट मैं क्योंकि में रेज करना चाहता हूं, और क्योंकि पिछले 1-2 साल से जब से मैं इस चैनल पे डिफेंस डिस्कशन पे काम कर रहा हूं, तो मैं ऐसी खबरों को फॉलो करता रहता हूं। 2024 के जून जुलाई के बाद से या 2025 में एक चीज मैंने देखी कि कई बार इस प्रकार के आर्टिकल्स आए कि इंडियन आर्मी अफसर जो हैं वो डिसेबिलिटी पेंशन का फायदा उठा रहे हैं, वो डॉक्टरों से अप्रोच करके मिलकर जो है पूरी सर्विस वो फिट रहते हैं, लेकिन जब उन्होंने आना होता है तो वो डिसेबल्ड हो जाते हैं। तो क्या ये वो क्रोनोलॉजी सेट की जा रही थी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कि पहले विवाद खड़ा किया जाए, उसके बाद एक फैसला सुनाया जाए? देखिए राजेश जी, कुछ ऐसे केसेस सामने आए थे, और ये बात जो आप बोल रहे हो सच्चाई है इसमें, ये कोई इसको फैब्रिकेट नहीं किया गया है, इसमें आपके पास डाटा भी है और आपने काफी ऐसे केसेस पकड़े भी हैं और उनकी डिसेबिलिटी पेंशन को खत्म भी किया है। तो इसको सिस्टम का यूं फायदा सीनियर ऑफिसर्स ने लिया है, और खास तौर पे मैं देखता हूं कि सीनियर ऑफिसर्स, मैं एक चीफ को उसको नेम नहीं करूंगा, वो जो एक चीफ ने भी डिसेबिलिटी पेंशन लिया, तो उसको चीफ कैसे बना दिया आपने जब उसकी कोई डिसेबिलिटी थी और उसने पेंशन क्यों लिया? और जो तो एक बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एक एग्जांपल सेट करें, बट एक्सेप्शन कैन नॉट बिकम द रूल ना। एक चीज हम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको बहुत अच्छी इसको सेइंग है दैट यू एक्सेप्शन कैन नॉट बिकम द रूल। तो अगर आपके एक 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 तालाब में कुछ गंदी मछलियां हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका तालाब गंदा हो गया। तो यू मस्ट रिमूव दोज, जो आपकी गंदी मछलियां, उसको निकालने से आपका तालाब आपका साफ हो जाता है। साफ हो तो जाएगा, बस सिमिलरली मैं ये मानता हूं कि अगर 4%, 3%, 5% केसेस हुए हैं ऐसे, तो जो वो केसेस की वजह से आप रूल नहीं बदली कर सकते, बिकॉज इट इज अफेक्टिंग द बैलेंस 95%। जी। तो आप
एक्सेप्शन कैनॉट बी मेड द रूल, एंड इसलिए मैं स्ट्रांगली अपोज करता हूं और मैं अपील करता हूं आपके चैनल के थ्रू गवर्नमेंट को कि इसको ये इस ऑर्डर को वापस लें। बस सर एक आखिरी सवाल है, लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया है लेकिन माफी चाहूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है इस वक्त 4 स्टार डेस्टिनी को लेकर, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सर की किताब को लेकर। गवर्नमेंट ने अभी तक उसे पब्लिश नहीं होने दिया, रिलीज नहीं होने दिया, और राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर बात रखनी चाहिए तो गृह मंत्री खड़े हो गए, रक्षा मंत्री खड़े हो गए और बात नहीं रखने दी गई। क्या उस किताब में ऐसा है, कार्मा मैगजीन में जो बातें कही गई हैं उनमें कितना दम हो सकता है? क्या वो बिल्कुल फैक्चुअल है? और एक आर्मी चीफ अनफैक्चुअल चीज क्यों लिखेगा? जो हो रहा था वही तो लिखा, लेकिन फिर उससे बचना क्यों, उससे डरना क्यों? सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा मैं। पॉलिटिक्स से पहला जो पॉलिटिक्स नहीं, ना राहुल गांधी से मतलब, ना प्रधानमंत्री मोदी से, एक नहीं आधे नहीं हमको जनरल ना आप मुझे कैसे किसी देख रहे हैं जो चीजें हो रही हैं? ना मुझे इसको किसी से मतलब नहीं है, मुझे इसको किसी से मतलब नहीं है, राहुल गांधी से भी मतलब नहीं है, और इसको इस गवर्नमेंट के स्टैंड से भी मतलब नहीं। मैं आपको एक पर्सनल और एक सच्ची असेसमेंट दूंगा। वो एक फौजी की असेसमेंट होगी, एक सोल्जर के इसको असेसमेंट होगी, और एक डिफेंस एनालिस्ट की तरह मैं बोलूं। इस पहली चीज, आपने कैरवैन मैगजीन में जो भी आर्टिकल आपने पब्लिश किया है, क्योंकि आपकी जो किताब तो गवर्नमेंट ने रोक ली है, वो दूसरी बात है कि किताब छप चुकी है, तो इट्स ऑलरेडी हार्ड कॉपीज आर अवेलेबल, एंड सॉफ्ट कॉपीज भी उसकी लीक हो चुकी हैं कई जगहों में है, मैंने इसको देखा है व्हाट्सएप पे भी, जो some around 56 pages of I think soft copy have been leaked। अब वो उसकी ऑथेंटिसिटी तो पता नहीं। दूसरा, अगर एक ऐसी मैगजीन इसको निकालती है तो जनरल नरावने की सबसे पहले स्टेटमेंट आनी चाहिए दैट आई हैव बीन मिसकोटेड, और इस मैगजीन में जो लिखा है वो तथ्य नहीं है। जनरल नरावने की ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। जनरल नरावने ने खाली ये स्टेटमेंट दिया है कि द मैटर इज बिटवीन पब्लिशर एंड गवर्नमेंट, इसको मैंने अपना काम कर दिया है और मैंने किताब लिख दी है, अब पब्लिशर और गवर्नमेंट के बीच में है कि इसको छापना है नहीं छापना। दैट इज द ओनली स्टेटमेंट आई हैव हर्ड फ्रॉम जनरल नरावने। तो अगर मैं इसको मान के चलूं, और अगर मैं इसको मान के चलूं कि जो लिखा है इस किताब में वो सच है, तो कंट्रोवर्सी कहां आ रही? कंट्रोवर्सी आ रही है कि जब चाइना ने, जितना मैं पढ़ पाया, मैंने पूरा आर्टिकल तो पढ़ा नहीं है, बट कंट्रोवर्सी जिस चीज से निकली है उसके ऊपर मैं कमेंट करूं। कंट्रोवर्सी निकली है कि जब जो हमारी फोर्सेस डिप्लॉयड थी इसको बॉर्डर पर, तो जो फॉरवर्ड ट्रुप्स थे उन लोगों ने चाइनीज टैंक्स की मूवमेंट नोटिस करी। 3 से 4 टैंक, पता नहीं कोई बोल रहा है 2 टैंक्स, तो इस तरीके के टैंक्स इसको बॉर्डर पर और हमारी पोजीशंस की तरफ अप्रोच कर रहे थे। खास तौर पे अगर आप डेप्सांग का एरिया आपने देखा है और आपने स्पांगुर गैप का देखा है, तो ये प्लेन एरिया है और यहाँ पे टैंक्स आपके मूव एक्चुअली कर सकते हैं। चाइनीज के पास टाइप 15 लाइट टैंक्स हैं जो वो उसको इस्तेमाल करता है इस एरिया। तो अब जो आर्मी का जो बटालियन थी, फॉरवर्ड आप कमांडर था, उसने अपने डाउन द चेन आर्मी कमांडर तक बात गई कि भाई ये टैंक्स आ रहे हैं, हमको क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इसको रुक नहीं रहे और अभी 2 किलोमीटर दूरी है खाली। तो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने चीफ को इन्फॉर्म किया, जनरल नरावने चीफ थे। जनरल नरावने ने रक्षा मंत्री को बताया, राजनाथ सिंह जी को, राजनाथ सिंह जी ने प्राइम मिनिस्टर को बताया। तो जब तक जनरल नरावने को ऑर्डर्स मिले थे वो तकरीबन 1-1.5 घंटे
इस बोला जाता है 1 से 2 घंटे लगे थे वो ऑर्डर्स को पहुंचने में। तो पहली चीज है कि वो ऑर्डर्स आपने डिले किए, और दूसरा जो आपने ऑर्डर पास किया वो आप ने एक आर्मी चीफ को बोला कि जो आपको उचित लगे आप कीजिए। तो इसमें ना इसको दो चीजें हैं, या तो आपने क्लियर कट ऑर्डर्स आपको देने चाहिए थे कि आप इसको रोकिए और जो एक्शन आप अपना लीजिए और उनको उसको लिमिट कीजिए, आगे मत आने दीजिए। दूसरा था कि आपने जो आर्मी कमांडर के ऊपर छोड़ दिया या आपने चीफ के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि कल अगर कोई चीज होती है एडवर्स तो ब्लेम आपके आर्मी चीफ पे जाएगा, या बिकॉज आपने डिसीजन लिया है, हमने तो आपको बोला था जो उचित है वो कीजिए। तो जो उचित आपने किया वो सही नहीं किया आपने, तो उसको एक अकाउंटेबिलिटी के दायरे में ला सकते हैं। तो बात की बात यह है कि इसको इंडियन आर्मी चीफ ने एक्शन लिया और हमारे अपने टैंक्स उसको वहां पे उस एरिया में हमने मोबिलाइज किया और हमने चाइनीज को रोका, आगे उसको आने नहीं दिया, वापस चले। तो इसको मैटर्स को वहां पे खत्म हो गया और आपकी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती। अब कंट्रोवर्सी ये है, बिकॉज ऑपोजिशन तो अपना मुद्दा बनाएगा ना हर एक चीज का। किताब में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने तो इसको डिस्क्लोज नहीं किया है। तो कंट्रोवर्सी ये है कि आप किताब के बेसिस पे, अभी तो वो रिलीज नहीं हुई है, आप एक आर्टिकल के बेस पर पार्लियामेंट में इस चीज के ऊपर कैसे डिस्कशन कर सकते, इसको बात वो टेक्निकल पॉइंट की। और दूसरा है कि क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देने के लिए तैयार है, बिकॉज बिकॉज अभी तक मेरी जानकारी, आई मे बी रॉन्ग, अब मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक गवर्नमेंट की कोई स्टेटमेंट नहीं आई इसको। तो गवर्नमेंट ने बस ये बताया है कि आप इस एक आर्टिकल के बेस पर आप इस मुद्दे को पार्लियामेंट में लेके नहीं आ सकते, और वो भी बजट के टाइम पे, जब वो डिस्कशन का टाइम जो दिया था स्पीकर ने वो बजट को डिस्कशन के लिए दिया था, और ना कि आप चाइना का मुद्दा लेके आगे बढ़ो। तो ये दो टेक्निकल पॉइंट्स पे गवर्नमेंट ने रेज किया है, और बात यही आ जाती है अल्टीमेटली कि आप शायद चाइना के साथ अगर आप उस टाइम पे अगर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लेते या आप वहां फायर कर देते उन टैंक्स के ऊपर, तो एक लड़ाई की सिचुएशन में आप चले जाते। तो पॉसिबली जो गवर्नमेंट की सोच मैं समझ सकता हूं कि वो एक चाइना से कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते थे, और खास तौर पे जब आपका ट्रेड भी इतना चल रहा है, आपका 130-135 बिलियन डॉलर का आपका ट्रेड है, जिसमें ट्रेड डेफिसिट है मोर देन $100 बिलियन। इसका मतलब कि आज आपकी इकोनॉमी चाइना के ऊपर डिपेंड है, और अगर आप चाइना से रिलेशन और अपने खराब करते हैं, तो इसलिए आपको याद होगा कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने एक टाइम पे बोला था दैट बॉर्डर एंड ट्रेड कैनॉट गो टुगेदर, और फिर आज हम देख रहे हैं बॉर्डर और ट्रेड बोथ आर गोइंग टुगेदर, बिकॉज बॉर्डर को आप इसको बोलते हैं कि हम उसको अलग कर दें, वो एक लॉन्ग टर्म है, आप अपना ट्रेड को मत इफेक्ट को, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए एक बॉटम लाइन में आना चाहता हूं, इसमें पर्सनल ईगोज वगैरह जो 26 इंच की छाती वगैरह उस टाइप की स्टेटमेंट्स नहीं आनी चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, and the government has taken a decision, I feel, in its national interest to avoid confrontation with China, knowing fully well that China is a very very strong army, और confrontation लेने से आप ही का ज्यादा नुकसान होगा, ट्रेड भी आपका खत्म हो जाएगा, और आपके अमेरिका के साथ भी रिलेशन अपने खराब हो चुके हैं, अब जाके थोड़े लाइन पे आए हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन वॉलेटाइल है, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान को चाइना ने मदद की, फिर भी आप चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए तैयार है। तो ये सारी जियोपॉलिटिकल
कंपल्शन मुझे लगता है भारत के सामने हैं। और जो भी भारत अपने आप को क्लेम करे, आई एम सुपर पावर, आई एम दिस, आई एम दैट, वो क्लेम को आप बिल्कुल अलग रखिए और भारत का नेशनल इंटरेस्ट अपने सामने रखिए कि आज हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम वर्ल्ड में जो पॉलिटिक्स को डिक्टेट कर पाए, हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम इस चीजों को इन्फ्लुएंस कर पाए एट द वर्ल्ड स्टेज। और इसीलिए हमको ये सारे कॉम्प्रोमाइजेस, आप इसको वर्ड कॉम्प्रोमाइज दे या आप इसको एडजस्टमेंट बोले या आप ये इसको स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी के इसको दायरे में ले जाएं, उसको कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर लें, बट अल्टीमेटली यू आर नॉट इन अ पोजीशन टुडे टू कन्फ्रंट चाइना। बस एक मिनट में एक जवाब मुझे चाहिए आपसे कि क्या लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी सर के पास मेजर जनरल सगत सिंह सर जैसा बनने का मौका नहीं था? कल से बहुत उदाहरण के दिए जा रहे हैं कि भाई सगत सिंह साहब को तो किसी ने ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन 3 दिन तक उन्होंने इंतजार किया, जब ऑर्डर नहीं मिला उन्होंने फायर खोला और आज भी उस लड़ाई को याद किया जाता है। तो क्या वाईके जोशी साहब के पास वो मौका नहीं था कि वो अगले सगत सिंह साहब बनते जिनको सदियों तक याद किया जाता? अब देखो, इसको माहौल अलग था, पर्सनालिटीज, इसको पर्सनालिटीज अलग थी और जो 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 आदमी की एक कमांडर की एक अपनी पर्सनालिटी होती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, तो कई कमांडर्स में वो नहीं है और इसको कई कमांडर्स में है। तो अब इसको कमेंट करना और दो कमांडर्स को कंपेयर करना दो अलग अलग सिचुएशंस में, तो शायद एक इंसाफी नहीं, आपकी इंसाफी नहीं होगी। हाँ, इंसाफ नहीं होगा। हाँ जी, वो इंसाफ नहीं होगा। आपने बिल्कुल व्हाट्सएप पे मैसेज किया, वहां पहुंचा, वहां से जवाब आया, बिल्कुल बहुत बिल्कुल वक्त बदल चुका है, लेकिन शुक्रिया, लंबा मैं वक्त लिया ऑफकोर्स सर आपसे, मैंने इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत ही अहम खबरें थी जिसपे बातचीत बहुत जरूरी थी। थैंक यू सर, जय हिंद सर, टेक केयर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू राजेश जी, जय हिंद, धन्यवाद।